बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम NMD कैट यूनिट वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। याद रहे, आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम वर्क के बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। और डियर स्टूडेंट्स, जो आपने क्लास 11th यूनिट 4 वर्क एंड एनर्जी में फर्स्ट 3 टॉपिक्स पढ़ के आए बैठे हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये 3 टॉपिक्स भी हम आज के इस लेक्चर नंबर 1 में कवर करेंगे। और लास्ट में डियर स्टूडेंट्स, इन 3 टॉपिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स वर्क की डेफिनेशन से। जो सिंपल डेफिनेशन आपने की थी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। और आपको ये बात भी याद होगी कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स की ही डायरेक्शन में होना चाहिए, तब आपके पास जो वर्क का मैथमेटिकल रिलेशन है F.D ये सेटिस्फाई होता है। तो इसी डेफिनेशन को देखते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आपके पास ये एक ब्लॉक है जिसका मास क्या है M। जब आप डियर स्टूडेंट्स इस ब्लॉक पे फोर्स F अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल ये आप ठहरे हैं, ठीक है ना। अब आप क्या करते हैं जी, इस ब्लॉक जिसका मास M है उस पे फोर्स F अप्लाई करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, फोर्स की ही डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है ये क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। तो F.D, लो जी, ये आपके पास वर्क आ गया। इसी डॉट को हटाकर डियर स्टूडेंट्स आप ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि हम क्या यूज करते हैं, कॉज यूज करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, F.D cos थीटा। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों रिलेशंस जो आपको नजर आ रही है तब सेटिस्फाई होंगे जब आप कि ये वाली फोर्स F कांस्टेंट अप्लाई हो रही होगी। जब फोर्स कांस्टेंट अप्लाई हो रही होगी तब ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई होंगे। ये बात लिख लें, याद रख लें, सही है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर यही फोर्स इसी ब्लॉक या किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक एंगल थीटा पे अप्लाई की जाए तो तब वर्क किसके इक्वल होगा। तो तब आपने ये बात याद रखी थी कि फोर्स फिर 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो जाएगी और फिर वर्क जो है वो फोर्स के उस कंपोनेंट की वजह से होगा जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, इफेक्टिव कंपोनेंट होगा। तो हम इसको देखते हैं जरा ताकि आपको समझ आ जाए कि सपोज करें ये आपके पास एक ट्रॉली है जिसके किसी एक पॉइंट पे एंगल थीटा पे क्या आ रही है जी, फोर्स अप्लाई हो रही है। ये सपोज करते हैं फोर्स F जो है वो किसी खास एंगल थीटा पे क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, ठीक, इस डायरेक्शन में। अब मुझे आप बताएं, जब आप ये वाली फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे इस पॉइंट पे अप्लाई करेंगे खास एंगल थीटा पे, तो क्या ये वाला ऑब्जेक्ट इसी फोर्स की डायरेक्शन में ऊपर उठ जाएगा? नहीं डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको याद हो, जो बचपन में आप खिलौनों से खेलते थे तो आपको याद होगा कार या जीप या ट्रैक्टर ट्रॉली, याद है ना, तो उसके आगे एक हुक बना होता था फ्रंट साइड पे। उस हुक से आप धागे को, थ्रेड को अटैच करके ऐसे फिर आगे आगे खुद चलते थे और खींचते थे, टीट, है ना, याद है ना। तो अब जैसे आप देखें, थ्रेड की डायरेक्शन ये थी, फोर्स ऐसे अप्लाई हो रही थी, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ नहीं आता बल्कि वो सीधा उसी रोड पे, उसी फर्श पे, ज़मीन पे ऐसे चलता आता है हॉरिजॉन्टल। तो इसका मतलब जब ये वाली फोर्स इस पॉइंट पे अप्लाई होगी तो ये वाला ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं उठेगा बल्कि वो ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस। तो भाई अब जो वर्क है वो फोर्स के किस कंपोनेंट की वजह से है, याद रखिएगा, वो फोर्स के उस कंपोनेंट की वजह से होगा जो कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। ये बात आपने इसी चैप्टर में पढ़ी थी, याद है ना। तो फिर हम यहां पे देखते हैं कि वो कौन सा कंपोनेंट है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास फोर्स है ये 2 कंपोनेंट्स में हम इसको रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट होगा जी अलोंग एक्स एक्सिस ये, और दूसरा कंपोनेंट होगा जी आपके पास अलोंग वाई एक्सिस ये। लो जी, ये 2 कंपोनेंट आ गए। अब डियर स्टूडेंट, जो अलोंग एक्स एक्सिस है इसका नाम क्या होगा, F cos थीटा, और इसका नाम क्या होगा, F sin थीटा। ठीक,
अब देखें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में डियर स्टूडेंट्स कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा, देख सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो ये है इफेक्टिव कंपोनेंट, इसकी वजह से वर्क होगा। एफ साइन थीटा इसका मतलब यहां पे कोई रोल प्ले नहीं कर सकता, ना ही कर रहा है, तो हमारे लिए जो यहां वर्क के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है एफ का कंपोनेंट वो कौन सा है जी, एफ कॉस थीटा। तो फिर रिलेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी वर्क इज इक्वल टू इफेक्टिव कंपोनेंट फोर्स का एफ कॉस थीटा इनटू डेस्टेंस डी। अब मल्टीप्लिकेशन में आप आगे पीछे कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा जी तरतीब से एफ डी कॉस थीटा। लो जी यहां से ये आपके पास वर्क आ जाएगा। अच्छा एफ साइन थीटा का रो प्ले नहीं कर रहा तो फिर ये किधर गया है, डेस्टेंस ये बैलेंस हो गया है, किससे, देखें इस ऑब्जेक्ट का वेट होगा कि नहीं होगा, सपोज करते हैं ये इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड ड्यू टू ग्रेविटी, वेट इज इक्वल टू mg, और इसी एफ साइन थीटा को देखें अपवर्ड है ना इसकी डायरेक्शन, तो मैं इसको यहां पे सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर सकता हूं। लो जी ये आपके पास आ गया एफ साइन थीटा। तो अब देखें दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो इसका मतलब एफ साइन थीटा इस वेट से क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ये कहानी तो इसकी क्लोज हो गई ना, तो पीछे कौन सा बचा, वही एफ कॉस थीटा, और वो है भी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तो वो इफेक्टिव कंपोनेंट उसकी वजह से वर्क होगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने सिंपल वर्क को डिफाइन कर लिया, यहाँ पे आपने देखा कि जब फोर्स किसी खास एंगल थीटा पे अप्लाई होती है तो फिर उसके किस कंपोनेंट की वजह से वर्क होता है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट थी, वो आपने डिस्कस कर ली। अब एक चीज़ और देखिएगा जो कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है, क्यों, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आप लोग ना इस बात को रट्टा मार लेते हैं कि एफ डी कॉस थीटा वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा ही रहेगा, इतना याद हो जाता है कि थोड़ी बहुत वो स्टेटमेंट इधर उधर कर भी देना फिर भी आपका माशाल्लाह इतना कंसेप्ट क्लियर होता है कि इतना अच्छा रट्टा लगाया होता है कि एफ डी कॉस थीटा ही लगाते हैं। लेकिन वो गलती क्या करते हैं, देखें आप गलती क्या करते हैं, वो नहीं, वो तो बल्कि एमसीक्यूज में थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्या कि वो यहाँ पे जो एंगल थीटा है ना, यहाँ पे देखें ये एक्स एक्सिस के साथ है, वो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एंगल जो देंगे ना वो वाई एक्सिस के साथ देंगे। तो ये आ गया जी आपके पास वाई एक्सिस, ठीक। अब स्टेटमेंट को जरा गौर से पढ़ना है, वहां पे अगर वो ये वाला एंगल थीटा वाई एक्सिस के साथ दे और फिर आपसे वर्क का फार्मूला पूछे, नीचे तो ऑप्शंस होंगी ना, फिर भी बच्चे ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं डिस्टेंस, फिर देखिएगा फार्मूला चेंज हो जाएगा। कैसे भाई, इस एफ के इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन एंगल दिया गया वाई एक्सिस के साथ, तो पहले इस एफ के दो कंपोनेंट्स को यहाँ पे ड्रॉ कर ले। देखें जी वो दो कंपोनेंट कौन से होंगे, एक है जी आपके पास देखें ये वाला कंपोनेंट, और दूसरा होगा आपके पास ये वाला कंपोनेंट। अब ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा या एफ साइन थीटा, बताएं शाबाश। डियर स्टूडेंट्स हमने आपको चैप्टर नंबर 2 में ये तरतीब बताई थी कि थीटा जिस एक्सिस के साथ होगा ना वो एक्सिस क्या होगा, एक्स होगा, कॉज होगा। तो अब देखें थीटा जिस एक्सिस के साथ बन रहा है ये आपके पास क्या होगा, एफ कॉज थीटा होगा, चाहे वो वाई के साथ है कोई मसला नहीं है। आपने ये देखना है कि जिस एक्सिस के साथ एंगल है ना वो आपके पास एक्स है, कॉज है, तो ये बन गया एफ कॉस थीटा, और ये क्या होगा, ये होगा डियर स्टूडेंट्स एफ साइन थीटा, ठीक है। अब मुझे बताएं वर्क तो होगा ना उस कंपोनेंट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला कंपोनेंट क्या डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, नहीं डियर स्टूडेंट्स, ये वाला कंपोनेंट ये बिल्कुल है। देखें ना डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है ना, तो ये एफ साइन थीटा भी इसी डायरेक्शन में है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसका मतलब अब इफेक्टिव कंपोनेंट ये है एफ साइन थीटा, तो अब वर्क इसकी वजह से होगा। तो फिर फार्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा जी एफ साइन थीटा इंटू डी। अब आप इसको तरतीब से लिख सकते हैं एफ डी साइन थीटा। तो ये वाला रिलेशन आपने डिस्टेंस फिर सेलेक्ट करना है अगर वो एंगल वाई एक्सिस के साथ दे तब। हाँ इस चीज को आप यूं भी लिख सकते हैं कि वर्क इज इक्वल टू एफ डी कोस इंटू, अगर आपने कोस यूज करना है फिर देखें ये वाला एंगल कितना दे रहा है वो थीटा, तो टोटल क्या होगा 90 में से थीटा को निकाल दें, पीछे ये वाला एंगल बच जाएगा ना, तो वो एक्सिस के साथ है तो आप कॉस यूज कर सकते हैं। तो फिर क्या बनेगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाला रिलेशन भी आप यूज कर सकते हैं, या ये वाला करें या ये वाला करें जब आपके पास एंगल वाई एक्सिस के साथ होगा,
क्लियर जी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वर्क की डिपेंडेंस। तो इसी फार्मूले में देखें कितनी चीजें आ रही हैं, 3, फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, एंगल भी है। तो फिर वर्क इसका मतलब है यहां पे इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1 फोर्स, नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स डिस्प्लेसमेंट, और नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स एंगल थीटा। सही है। इनको चेंज करने से आपका वर्क भी चेंज हो जाएगा। फिर हम आगे चल के देखते हैं ना कि किस तरह से इनको चेंज करने से वर्क चेंज हो जाएगा। यूनिट की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो आपके पास वर्क का एसआई यूनिट रहेगा, आपको याद होगा एसआई यूनिट हमारे पास वर्क का क्या होता है, जॉल। और डियर स्टूडेंट्स यहीं से फिर आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो 1 जॉल होता है ये 1 न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। एफ डी है ना, एफ का न्यूटन, डी का मीटर, तो 1 जॉल जो है या जॉल जो है वो न्यूटन मीटर के इक्वल है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस न्यूटन की जगह लिखें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर इस मीटर से मल्टीप्लाई तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना। तो फिर इसका मतलब न्यूटन मीटर जो है वो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के भी क्या है, इक्वल है। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ और यूनिट्स हैं वर्क या एनर्जी के, किलोवाट आवर, कैलोरी और जॉल, अर्ज, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्यों ना हम एक छोटी सी लाइन याद रख लें जिसमें आपको तरतीब याद हो जाएगी कि कौन सा यूनिट ग्रेटर है किस यूनिट से। तो वो फिर तरतीब यहाँ पे याद रखिएगा। देखें, अच्छा अर्ज जो है ना ये सीजीएस यूनिट है वर्क का, और किलोवाट आवर जो है ये आपके पास कमर्शियल यूनिट है। ये दोनों पॉइंट्स लिख लें। जो हम डियर स्टूडेंट्स बोल रहे हैं ना ये भी साथ साथ लिखना है। सिर्फ ये नहीं देखना कि भाई जो कुछ यहाँ पे हो रहा है या जो कुछ लिखा हुआ है सिर्फ यही याद करना है, नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो भी लिखना है। क्योंकि यहाँ पर तो आपको हाफ लेक्चर नजर आ रहा है ना, हाफ तो वो इसमें होगा जो हम सिर्फ बोल रहे हैं, तो हमारे बोलने पर भी गौर करना है बेटे। तो किलोवाट आवर जो है ये कमर्शियल यूनिट है, अर्ज जो है ये सीजीएस यूनिट है वर्क का। अब डियर स्टूडेंट्स तरतीब क्या याद रखनी है कि किलोवाट आवर जो है ये कैलोरी से बड़ा यूनिट है, बिगर है, और कैलोरी जो है ये जाउल से बड़ा यूनिट है, और जाउल जो है ये अर्ज से बड़ा यूनिट है, और जो अर्ज है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा यूनिट है। अब देखें एक ही लाइन आपको तरतीब याद होगी ना। अब वो आपसे पूछे कल को कि जाउल बड़ा यूनिट है या इलेक्ट्रॉन वोल्ट बड़ा यूनिट है, तो आप इजीली बता सकते हैं, देख लें। सही है। इसी तरह वो कोई भी चक्कर दे तो आपको पता चल जाएगा। चलें जी आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं कि 1 किलोवाट आवर जो है वो कितने जॉल्स के इक्वल है। तो देखें जी 1 किलोवाट आवर जो है, याद रखिएगा आपकी बुक में ये वैल्यू आपको याद होगी, 3.6 मेगा जॉल के इक्वल है। इसी तरह सेकंड पॉइंट याद रखिएगा 1 कैलोरी जो है ये कितने जॉल के इक्वल है, ये है 4.18 जॉल के इक्वल। इसी तरह लास्ट में याद रखिएगा 1 अर्ज की जो वैल्यू है ये कितने जॉल के बराबर होगी, 10⁻⁻7 जॉल के इक्वल होगी। यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है, लेकिन वो याद रखिएगा अगर उन्होंने कहीं से इधर उधर देखा होगा तो वो है 1 जॉल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ज। मैंने लिखा है 1 अर्ज कितने जॉल के बराबर होगा, वो होगा 10⁻⁻7 जॉल। सही है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना, चेक कर लेना है। और डियर स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये कितने जॉल के इक्वल होगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जॉल। ये भी याद रख लें। चलें जी ये कहानी एंड होगी ना। अब यहाँ से याद रखिएगा कि क्वांटिटी यानी कि वर्क जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसे डियर स्टूडेंट्स कि 2 वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, स्केलर। ये हम आपको बाकायदा समझा भी चुके हैं, बता भी चुके हैं जब आप क्लास 11th में प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, तब जब वर्क का टॉपिक पढ़ रहे थे तब भी बताया था, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बहरहाल जी यहाँ पे आपको याद होगा वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी, तो मेंशन कर दें। डायमेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से देखें केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, तो केजी की m मीटर स्क्वायर है तो l स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर है तो t की -2 आ जाएगा। तो ये डायमेंशन आ जाएगी। अब बात करते हैं केसेस की। एंगल्स को हम चेंज करके देखते हैं कि वर्क हमारे पास क्या आता है, डिफरेंट कंडीशंस बनाएंगे। पहली चीज तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा बुक में जो मेंशन की गई है कि इफ अगर थीटा जो है वो लेस देन हो 90 डिग्री, 90 से अगर आपका एंगल स्मॉल है ना, तो जब भी आप कोई भी एंगल की वैल्यू लेंगे 90 से स्मॉल, तब आपका वर्क क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब फार्मूले में पुटिंग करके देख लीजिएगा, तो वर्क क्या रहेगा, वर्क रहेगा डियर स्टूडेंट्स पॉजिटिव। ये बात याद
याद रखनी है। सॉरी। अब पहला केस डिस्कस करते हैं कि सपोज करेंगे एक ब्लॉक जिसका मैस क्या है m। अब इसमें आप फोर्स अप्लाई करते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या भाई जो भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसी डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, पैरेलल। तो सपोज करें जी ये आपके पास फोर्स क्या है और ये अप्लाई F, और इसी डायरेक्शन में आपका ब्लॉक जो है वो मूव कर गया और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, फोर्स की ही डायरेक्शन में। तो दोनों के बिटवीन एंगल क्या होगा, 0। तो इसका मतलब यहाँ पे थीटा जो है वो क्या आ रहा है, 0 डिग्री। जब ये वाली कंडीशन होगी तो देखें एफ डी कॉस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, एफ डी। तो वर्क क्या आया, वर्क आया एफ डी। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि वर्क आपके पास आ गया नंबर 1 मैक्सिमम, और नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स वर्क क्या आया, पॉजिटिव। वर्क क्या आया, पॉजिटिव। यहीं से एक और बात याद रख लें कि अगर वो थोड़ा सा आपको इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस दे दे और कहे जी एक ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ इस तरह नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, ये वाली, सही है ना। अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स भी है, नॉर्मल वाली फोर्स भी है, और भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, लेकिन आपने सोचना है कि वो एमसीक्यू में कौन सी फोर्स पूछ रहा है, किस फोर्स की वजह से वर्क पूछ रहा है। तो फिर मैं इस केस में पूछ लेता हूँ, सपोज करें वेट, या वेट कह लें या ग्रेविटी कह लें, बात एक ही है, क्योंकि ग्रेविटी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और वेट भी उसका क्या है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। W इज इक्वल टू mg। अब मुझे वेट वाली फोर्स की वजह से यहाँ पे वर्क बताएं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस d और इस वेट के बीच में ये एंगल देखें क्या है, 90 से स्मॉल। तो अगर 90 से लेस है तो फिर वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, ठीक है। तो इस तरह से आपने घबराना नहीं है, बल्कि देखना है, गौर करना है कि वो किस फोर्स की वजह से वर्क पूछ रहा है। ये सिर्फ बताने का मकसद यहाँ पे ये था। अभी आपको आगे और क्लियर हो जाएगा। अब डायरेक्शन सपोज करते हैं कि जब आप इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे थे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन थी ये, ठीक। लेकिन मैं आपसे अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क नहीं पूछता, मैं पूछ लेता हूं कि जाहिर सी बात है जिस सरफेस पे ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो सरफेस और इस ब्लॉक के बीच में क्या होगी, फ्रिक्शन। तो मैं फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क पूछ लेता हूं आपसे। तो फिर याद रखिएगा जब मैं फ्रिक्शन का वर्ड ऐड करूंगा तो फिर फ्रिक्शनल फोर्स तो आपके अप्लाइड फोर्स के अपोजिट लगेगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, तो वो होगी ये वाली। लो जी, ये आ गई फ्रिक्शनल फोर्स। तो अब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से अगर मैं वर्क पूछ रहा हूं तो फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन यहाँ पे एंगल देखें कितना आ रहा है, 180। cos 180 क्या होता है, माइनस का 1, माइनस 1 को FD से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का FD। तो इसका मतलब फिर वर्क क्या आया, वर्क आया माइनस का FD। अब देखें इस केस में वर्क क्या है, नंबर 1 मैक्सिमम, वर्क क्या है, मैक्सिमम। और नंबर 2 वर्क है कैसा, नेगेटिव। वर्क क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब वर्क नेगेटिव भी होता है। अच्छा बच्चे इसको क्या कहते हैं, माइनस को देखते ही कि वर्क मिनिमम है ना, मिनिमम नहीं है, नेगेटिव में मैक्सिमम है। ये भी मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में। तो यहां से पता चल गया कि ये वर्क एक तो मैक्सिमम है और दूसरे नंबर पे क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी पूछे कि ड्यू टू फ्रिक्शन वर्क क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो क्या है, नेगेटिव। सही है ना। तो ये बात याद रखिएगा, वर्क नेगेटिव भी होता है। अच्छा यही चीज़ यहाँ पे इंक्लाइंड सरफेस में कैसे पूछी जा सकती है कि वही ऑब्जेक्ट है, रोल करता हुआ डाउनवर्ड आ रहा है, ये आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। अब यहाँ पे वो आपसे वेट अभी भी डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा है, लेकिन वो वेट की वजह से वर्क नहीं पूछता। सपोज करें मैं आपसे पूछ लेता हूँ वर्क बताएं ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो अब ये नीचे आ रहा है तो इसका मतलब फ्रिक्शन क्या होगी, इस डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट, तो ये होगी फ्रिक्शनल फोर्स। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से अगर मैं वर्क पूछूं तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गई फोर्स फ्रिक्शनल और ये है डिस्प्लेसमेंट। दोनों के बिटवीन एंगल कितना है, 180। cos 180 माइनस 1 माइनस का FD, तो इसका मतलब वर्क क्या होगा, नेगेटिव। तो ये है थोड़ा सा बताने का मकसद कि आपने गौर करना है कि किस फोर्स की वजह से वर्क पूछा जा रहा है। इसी तरह थर्ड के डिस्कस करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल भी तो ड्रा करें, अगर नॉर्मल भी तो एक्ट कर रहेगा ना, नॉर्मल फोर्स भी तो एक्ट कर रही है। ये वेट वाली फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये क्या है, नॉर्मल वाली फोर्स, जिसे आप R भी कह सकते हैं, N भी कह सकते हैं, जो दिल करे। पढ़ा था ना नॉर्मल फोर्स, 9 से भी पढ़ते आ रहे हैं आप, 9th में भी पढ़ा था, फर्स्ट में भी पढ़ा था। तो नॉर्मल फोर्स की वजह से वो वर्क पूछे। फिर देखें अब डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी यही है,
लेकिन नॉर्मल फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलरली, तो एंगल क्या बन गया 90। यही चीज़ डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे कैसे पूछी जा सकती है कि अगर आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट पे जो नॉर्मल ड्रा करेंगे वो क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस तो यही है ना, तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें, ये आता है, तो ये आपके पास आ गया नॉर्मल। तो अब नॉर्मल फोर्स की वजह से वर्क यहाँ से पूछे तो यहाँ पे भी एंगल कितना आ रहा है 90, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0, तो वर्क क्या आ गया 0। यही चीज़ यहाँ पे चेक करें, एंगल क्या है 90, तो cos 90 0, तो आंसर क्या आ जाएगा वर्क का 0। तो किसी भी तरह से वो सिचुएशन बनाए, सिर्फ आपने गौर करना है कि भाई किस फोर्स की वजह से वर्क पूछा जा रहा है, तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं। इन्हीं बातों को डियर स्टूडेंट्स हम क्लोज करेंगे यहाँ पे, तो उसके लिए देखें, रिमेंबर, याद रखिएगा क्या, देखें वर्क फोर्स डिस्प्लेसमेंट और एंगल पे डिपेंड कर रहा था ना। तो सपोज करते हैं कि आपके पास कोई दीवार है जिस पे एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब वो दीवार पे जोर लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, लगाई जा रहा है, क्या दीवार हिलेगी? नहीं। अब मैं देखें ये जोर लगा रहा हूँ, वो हिली है, वाकई हिली है ना, फील हुई है ना, नहीं, तो इसका मतलब दीवार नहीं हिली, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है। तो इसका मतलब फिजिक्स ये कहती है कि आपने फोर्स ही नहीं लगाई। फिजिक्स की रूल से देखना है, हालांकि मैं सारा दिन ऐसा करता रहूँ तो मैं तो थक जाऊँगा, मेरी तो एनर्जी लग रही है ना, तो मेरे से कोई पूछेगा मैं तो कहूँगा कि मैंने बहुत वर्क किया है, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं है, क्योंकि बॉडी ने या दीवार तो हिली ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है, तो एफ डी कोस थीटा डी 0, तो वर्क 0। तो इसका मतलब फिर फिजिक्स की रूल से तो फोर्स भी ना लगी ना, यही मतलब बनता है ना। तो इसका मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट सारा दिन बेचारा इस दीवार पे फोर्स लगाता रहे तब भी फिजिक्स की रूल से वर्क नहीं है। क्यों डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि दीवार हिली नहीं है। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना कि यहाँ पे जो हमारे पास वर्क होगा वो होगा एफ डी कोस थीटा। तो फोर्स क्या आ गई, सपोज करें पहला केस बना लेते हैं, फोर्स जब 0 तो डी कोस थीटा, तो आंसर क्या रहेगा, सारा 0। इसी तरह जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ डी 0, यानी कि जब पहला केस फोर्स 0 तब वर्क 0, जब डिस्प्लेसमेंट 0 तब भी वर्क 0। तो सेकंड कंडीशन बना लेते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 तब भी आपके पास वर्क क्या रहेगा 0। और तीसरी चीज क्या है, एंगल थीटा। जब थीटा क्या होगा 90, यानी कि देखें ना 0 तब भी होगा ना जब एंगल डी और एफ के बिटवीन क्या होगा 90। तो जब थीटा 90 होगा तब आपके पास वर्क क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स वो फोर्स डी और एंगल को चेंज करके आपसे वर्क पूछ सकता है। सिर्फ आपको 0 0 करके बताने का मतलब ये था कि इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी अगर अप्लाई नहीं हो रही तो इसका मतलब होगा कि आपके पास वर्क क्या है 0, एंगल लेकिन 90। अगर इसके अलावा चेंज करोगे फिर वर्क होगा। वो हम डिफरेंट कंडीशंस बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आपको मैं थीम बता देता हूँ। अब एक केस डिस्कस करते हैं यहाँ पे। वैसे तो वो स्टेटमेंट में लफ्ज़ यूज़ करते हैं जी वर्ड्स बकेट का, लेकिन मैंने आपके सामने ये देखी ना एक बाल्टी बना रखी है। बाल्टी कैसे ज़बरदस्त वर्ड है ना, मज़ा आ रहा है, बाल्टी फील करें। तो अब यहाँ पे हम 2-3 केस डिस्कस करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, वो आपने याद रखने बेटे। देखें चीज़ों को समझना है, ठीक है। आपने अगर कोई पुरानी मूवी देखी हो तो पुरानी मूवी में क्या होता था कि कुएं से जब पानी भरते थे तो बाल्टी नीचे पुल्ली लगा रखी होती थी उन्होंने, फिर वो स्ट्रिंग के साथ उसको खींचते थे ऐसे 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 ऐसे, पानी भर के फिर वो बाल्टी ऊपर आती थी, फिर उसको दूसरी साइड पे पलट के फिर बाल्टी नीचे। याद है अगर किसी ने पुरानी मूवी देखी हो? वैसे तो ये अक्सर बहुत सारी जगहों पे अभी भी हो रहा होगा, लेकिन हमने मूवी में देखा था, याद है ना। तो कुएँ से पानी को निकालना। कुएँ से मुझे एक चीज़ और याद आ रही है कि नदी ने करते हुए कुएँ से पूछा, स्टोरी सुनी है ना, कि तुम्हारी कोई ज़िंदगी है एक ही जगह रुकी हुई हो, मुझे देखो मैं कैसे बह रही हूँ, मज़ेदार है, इंजॉय कर रही हूँ। तो फिर कुएं ने क्या जवाब दिया कि बहन साची कहती हो, आखिर भटकाओ में और ठहराओ में कुछ तो फ़र्क होगा ना, है ना। तुम ऊपर से नीचे की तरफ आती हो इसीलिए कड़वी हो जाती हो, मैं नीचे से ऊपर की तरफ आती हूँ इसीलिए मीठी हो जाती हूँ,
है ना। पानी नीचे वाला ऊपर आता है तो मीठा होता है ना, ऊपर से जो नीचे की तरफ आ रहा है वो कड़वा ही होता है। तो ये एक स्टोरी है, बहरहाल ये लंबी स्टोरी है थोड़ी सी, मैंने आपको सिर्फ इशारा दिया कि आपने सुना होगा। ये वही कहानी चल रही है यहाँ पे। अब देखें, ये डियर स्टूडेंट्स सपोज करें जी आपने एक बाल्टी पानी की भरी, अब ये आपको उसको ऐसे उठा रहे हैं, अब ये ऐसे आप उठा रहे हैं, ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। लो जी ये है अप्लाइड फोर्स, सही। अब आप डियर स्टूडेंट्स इस बाल्टी को ऐसे उठाया, अब आप ऐसे चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब जैसे ही इस तरफ चलना स्टार्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अब वो आपसे पूछे कि अप्लाइड फोर्स की वजह से इसी कंडीशन में कि आपने फोर्स अप्लाई की, अब आप चलना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस कंडीशन में आप मुझे बताएं कि वर्क क्या होगा। सारा दिन मैं आपसे कहता हूं ऐसे पानी भर भर के वहां पे फेंकते रहो, यहां से भर के जाओ आगे जाके वहां पे गिराते जाओ सारा दिन, और शाम को मैं आपसे पूछूं कि अभी हाँ वर्क हुआ है, किया आपने वर्क, आप कहेंगे हाँ जी सारा दिन कमाता रह गया हूं मैं, लेकिन मैं तो देखूंगा फिजिक्स के हिसाब से, तो फिजिक्स के हिसाब से तो वर्क है ही नहीं। क्यों, क्योंकि देखें आपने फोर्स ऐसे अप्लाई की, डिस्प्लेसमेंट आपने ऐसे किया, यहाँ पे जाके सारा पानी गिराते रह गए हो, सारा दिन आपने यही काम किया है। और जब मैं फिजिक्स का फार्मूला लगाऊंगा, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉज थीटा, फिर डियर स्टूडेंट्स एफ डी कॉज, एफ और डी के बिटवीन एंगल देखें यहाँ पे कितने हैं 90, तो cos 90 का आंसर क्या हो जाएगा 0, तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आ गया 0। लो जी वर्क क्या आ गया 0। मैं तो कहूँगा भैया आपने वर्क ही नहीं किया, और आपका दिमाग खराब हो जाएगा, कोई जो चीज़ पड़ी होगी आप उठा के मार देंगे, क्यों कि भाई सारा दिन तो मैं काम करता रह गया हूँ, आप कह रहे हैं वर्क ही नहीं किया आपने। तो इसका मतलब मैं तो फिजिक्स की रूल से बात कर रहा हूँ ना। तो फिर बेटे यहाँ पे याद रखिएगा इस कंडीशन में वर्क क्या होगा 0। अब एक और कंडीशन देखते हैं। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पे ऐसे आपने बाल्टी को उठाया ना, अब आपकी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन तो है अपवर्ड, इसका मतलब बाल्टी नीचे से ऊपर आई ना, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ। लेकिन मैं आपसे वर्क पूछता हूं ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब ग्रेविटी की फोर्स तो उस बाल्टी को नीचे खींचना चाह रही है ना, भाई ना जा नीचे आ जा, तो इसका मतलब ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर मुझसे वर्क पूछा जाए तो फिर क्या होगा। देखें डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है क्योंकि बाल्टी नीचे से ऊपर जा रही है, सही। कंडीशन पे गौर करना है। तो ग्रेविटी की फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तो अगर मुझसे कोई यहां पे ड्यू टू ग्रेविटी वर्क पूछ रहा है, ठीक है ना, तो इसका मतलब फिर मैं क्या कहूंगा कि वर्क क्या है नेगेटिव। क्यों, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बिटवीन यहाँ पे एंगल कितना है 180, तो जब आप वर्क का फार्मूला लगाएंगे cos 180 क्या हो जाएगा -1, तो वर्क क्या आ जाएगा -FT। तो इसका मतलब एक और पॉइंट मिल गया। ड्यू टू फ्रिक्शन क्या है वर्क नेगेटिव, ड्यू टू ग्रेविटी वर्क क्या है नेगेटिव। बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह वो डियर स्टूडेंट्स कोई कंडीशन बना के आपसे पूछेगा तो आपने कंडीशन पे गौर करना है। इसी तरह अब वो यहाँ पे पूछे अप्लाइड फोर्स की वजह से कि आप सिर्फ आपने ऐसे बाल्टी पानी भरी उठाई, फिर यहाँ से कोई गिरा दी कहीं पे, फिर आप नीचे बाल्टी को जाने दें डाउनवर्ड, फिर आप ऊपर खींचें, अब डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, अप्लाइड फोर्स भी अपवर्ड, दोनों क्या है पैरेलल। यानी कि अगर दोनों फोर्स अप्लाइड फोर्स की वजह से पूछे और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, तो दोनों क्या है पैरेलल। पैरेलल में एंगल क्या है 0, तो cos 0 1, तो आंसर क्या आ जाएगा वर्क का मैक्सिमम FD। तब आपके पास ये बनेगा, सही। अच्छा जब वो बाल्टी नीचे जा रही थी तब डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी पूछे उसकी वजह से वर्क, तब वो भी डाउनवर्ड है ना, वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, वो भी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, तब भी आंसर क्या होगा मैक्सिमम। यानी कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड जब बाल्टी नीचे जा रही है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या है डाउनवर्ड, तब भी क्या है दोनों पैरेलल, पैरेलल में एंगल 0, cos 0 1, आंसर मैक्सिमम। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने ये कंडीशन याद रखनी है। अब बात करते हैं जी यहाँ पे बहुत ही सिंपल जो चीज़ें आपने डिस्कस की हैं उनको क्लोज करने जा रहे हैं कि अगर डियर स्टूडेंट्स एंगल हो 0 तो आंसर क्या आएगा मैक्सिमम।
तो इसका मतलब अगर एंगल आपका 90 से लेस है तो फिर सारा आपके पास जो वर्क रहेगा हर केस में जो भी एंगल पुट करते जाएंगे वो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो फिर ये देखें यहाँ पे एंगल क्या है, सपोज करें 90, यहाँ पे क्या है 0, तो 90 से लेस एंगल अगर आप लेंगे तो वर्क क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और 0 पे क्या रहेगा, मैक्सिमम। 90 पे क्या रह जाएगा, 90 पे वर्क हो जाएगा 0। अच्छा 90 से अगर एंगल ग्रेटर है और 180 से क्या है, लेस, यानी कि 90 से ग्रेटर और 180 के बीच तक आप रहते हैं तो फिर आपके पास जो भी एंगल पुट करेंगे वर्क क्या रहेगा, वर्क नेगेटिव रहेगा। आप पुट करके देख सकते हैं। फिर से सुन लें, 0 पे मैक्सिमम, 90 से लेस एंगल यूज करेंगे तो वर्क पॉजिटिव, 90 एंगल यूज करेंगे वर्क 0, 90 से ग्रेटर एंगल यूज करेंगे वर्क नेगेटिव, 180 एंगल यूज करेंगे वर्क नेगेटिव में मैक्सिमम आ जाएगा। तो इस तरह से आपने एक चीज याद रखनी है। लो जी आगे चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है कि अभी तक देखें ना, आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि क्या सर्कुलर पाथ में वर्क 0 होगा या नॉन 0 होगा, सर्कुलर पाथ में वर्क 0 होगा या नॉन 0 होगा। अब कुछ बच्चे फौरन कह देंगे 0, कुछ कह देंगे नॉन 0। नहीं, पहले आपने कंडीशन समझनी है। ये सारी बातें बताने का मकसद क्या था कि किस फोर्स की वजह से वर्क पूछा जा रहा है, इस बात की तरफ आपने गौर करना है। तो मैंने जब कहा कि सर्कुलर पाथ में वर्क होगा कि नहीं होगा, बच्चे कहते हैं नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने याद रखा था सर्कुलर पाथ में सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क 0 होता है, बस इतना याद है। नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपने वहाँ पे कंडीशन पे गौर करना है। मैंने पूछा था सर्कुलर पाथ में वर्क है या नहीं है, तो अब आपने फौरन से हाँ ना नहीं करनी, पहले आपने गौर करना है। देखें ये एक सर्कुलर पाथ है ना, अब अगर ऑब्जेक्ट आपका इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगी वो टुवर्ड द सेंटर होगी। इसी तरह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी टुवर्ड द सेंटर होता है, आपने चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था। तो सपोज कर लेते हैं जी, अगर मैं इस पॉइंट पे मौजूद हूँ तो इस पॉइंट पे जो मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, टुवर्ड द सेंटर। तो ये आगे टुवर्ड द सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स। इस पॉइंट पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखूं तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि टेंजेंट टू द पॉइंट, तो इसका मतलब ये होगा जी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। ठीक, बात समझ आई कि नहीं आई? तो अब देखें, अगर मुझसे ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क पूछा जाए, सर्कुलर पाथ में ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स वर्क पूछा जाए, तब मैं वर्क कहूंगा 0। क्यों? देखें, वर्क इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा, सही है। अब जरा गौर कर रहे हैं, थीटा क्या है, एफ और डी के बिटवीन, डी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट क्या है ये, और फोर्स है ये, सेंट्रीपिटल की वजह से वर्क की बात कर रहा हूं। तो दोनों के बिटवीन यहां पे एंगल कितना है, 90। तो cos 90 आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वर्क क्या आ गया, 0 आ गया। और जो आप सोच रहे थे कि सर्कुलर पाथ में वर्क 0 होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, भाई सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से होता है ना। मैंने आपसे पूछा था कि सर्कुलर पाथ में वर्क 0 है कि नहीं है, तो अब इसका मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से तो वर्क 0 है, तो कंफर्म हो गया। एक और फोर्स भी है डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सी है, जो इसको घुमा रही है, कौन सी, वो है टेंजेंशियल फोर्स, ये वाली टेंजेंशियल फोर्स, सही है। अब देखें, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन निकालना चाहें तो वो क्या होगी, टेंजेंट टू द पॉइंट, ये रेड वाली, तो ये है टेंजेंशियल फोर्स। अब टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वर्क पूछे तब तो वर्क है नॉन 0 है ना। कैसे, देखें, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, ये, और टेंजेंशियल फोर्स की डायरेक्शन भी क्या है, इसी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, एक जैसे, सेम, पैरेलल। पैरेलल में एंगल क्या होता है, 0, cos 0 आंसर 1। तो इसका मतलब फिर वर्क क्या हो गया, एफ डी आगे 1, तो 1 को एफ डी से मल्टीप्लाई तो एफ डी। इसका मतलब अब वर्क क्या है, नॉन 0। सिर्फ यहां पे बताने का मकसद था कि आपने गौर करना है वर्क सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से पूछ रहा है या टेंजेंशियल फोर्स की वजह से पूछ रहा है।
टेंजेंशियल फोर्स की वजह से वर्क होगा, क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंशियल फोर्स ड्रॉ करें तो वो क्या है, टेंजेंट टू द पॉइंट, ये रेड वाली। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखना चाहें तो वो क्या है, वो भी उसी टेंजेंशियल फोर्स के अलोंग है, तो दोनों के बिटवीन एंगल 0, तो cos 0 1, आंसर मैक्सिमम। हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से वर्क क्या है, 0 है। इसी तरह अगर इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पे भी आप देख सकते हैं ये टेंजेंशियल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अगर वर्क पूछे तब आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, 0। और टेंजेंशियल फोर्स की अगर बात करें उससे वर्क पूछे तो फिर आपके पास आंसर क्या होगा, मैक्सिमम। क्लियर है जी। इसी बात को याद रखते हुए स्टूडेंट्स, आपको याद होगा क्लास 12th में आपने ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स वर्क की बात की थी, तो आपने कहा था मैग्नेटिक फोर्स तो है डिफ्लेक्टिंग फोर्स, उसकी वजह से वर्क नहीं होता, वो सिर्फ क्या करता है, उस पार्टिकल के पाथ को डिफ्लेक्ट करती है। तो इसका मतलब आपको याद है ना वो टॉपिक, क्रॉस वाला फील्ड था, तो उस क्रॉस वाले फील्ड में जब चार्ज पार्टिकल एंटर होता था तो वो अपने पाथ को डिफ्लेक्ट कर जाता था, सर्कुलर पाथ में बेंड हो जाता था एंगल 90 पे जब आप उसको प्रोजेक्ट करते थे। तो ये सारी बात आपको याद होगी, हमने आपको लेक्चर में बताई है, जो NMD कैट की हमारी सीरीज चल रही है उसमें आपको ये बात हमने समझाई हुई है और अलग से वीडियो में भी बताई थी। तो फिर यहाँ पे भी याद रखिएगा कि ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स वर्क क्या रहेगा, 0। तो 2 पॉइंट मिलेंगे ना, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स भी वर्क 0, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स भी क्या रहेगा, वर्क 0 रहेगा। लो जी, हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट MCQ हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। नंबर 1 कहता है एट व्हाट एंगल वर्क इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। हमारे पास वर्क की मैक्सिमम वैल्यू आई है ना, FD, तो इस मैक्सिमम वैल्यू का हाफ आपको किस एंगल पे मिलता है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है 0, 30, 45, 60। उधर पे क्या है, कॉस, फार्मूले में देखें ना, FD कॉस थीटा, थीटा 0 हो तो आंसर मैक्सिमम आता है। भाई मैक्सिमम का हाफ कब मिलेगा, जब एंगल क्या होगा, 60, कॉस 60 क्या होता है, 1/2। तो इसका मतलब हाफ का मतलब यही है ना, हाफ इंटू FD। तो ये कब मिलेगा, जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 60 होगी, तो कॉस 60 क्या होता है, 1/2, तो आपके पास हाफ आ जाएगा वर्क। मैक्सिमम का हाफ आपको एंगल 60 पे मिलता है। अच्छा, यही MCQ यूं भी पूछा जा सकता है, एट व्हाट एंगल थीटा वर्क इज 50% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। यानी कि वहां तो पूछा है ना हाफ, अब उसी हाफ को यहाँ पे इस तरह से भी पूछ सकता है ना, परसेंट में। हाफ का मतलब क्या है, 50%। इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है 60%, 86%, 70%। यानी कि एट व्हाट एंगल थीटा वर्क इज 70% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ये भी पूछा जा सकता है। यानी कि परसेंट में यहाँ पे वैल्यू होगी, तो उसके लिए फिर आपने डिफरेंस याद रखना है कि देखें, अब जैसे 50% है ना, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, 50% भी आपको एंगल 60 पे मिलता है। कैसे, देखें जरा, cos 60 का मतलब क्या है, 1/2, 1/2 का मतलब क्या है, 0.5, 0.5 को 100% में निकालना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, 50%। लो जी, तो जो ऑप्शन में वो एंगल मेंशन करेगा उसमें से आप 60 के ऑप्शन सेलेक्ट करना, क्योंकि 50% जो है वो 60 एंगल पे मिलता है। क्लियर है ना। इसी तरह वो आपसे पूछ सकता है 70%, तो अगर यहाँ पे डेस्टोरेंट 70% पूछ ले, फिर क्या करेंगे, देखें cos 45 पे 70% आपको मिलेगा। कैसे, cos 45 का मतलब है 1/√2, 1/√2 का मतलब है 0.707। भाई 0.7 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 70%। लो जी, 70% आपको 45 के एंगल पे मिलता है। इसी तरह आपसे पूछ सकता है 86%, यहाँ पे अगर पूछ ले 86% किस एंगल पे मिलता है, तो फिर देखें cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 डिवाइड बाय 2, तो cos 30 की वैल्यू √3/2, और इसका मतलब क्या है 0.866। तो इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 86%। तो इस तरह ये परसेंट के स्टूडेंट्स आपने वैल्यूज याद रखनी है, और आपके जितने भी MCQ होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे।
अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं बाय कांस्टेंट फोर्स और बाय वेरिएबल फोर्स, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको याद हो टॉपिक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, तो उसमें जो आपने ग्राफ डिस्कस किया था अलॉन्ग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या थी बेटे फोर्स। तो इसमें जो ग्राफ आया था वो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन थी इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ आप देखें, फोर्स क्या है कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, तो फोर्स कांस्टेंट है। तो अब इस ग्राफ में जो हमारे पास एरिया अंडर द ग्राफ है वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आपने ये कहा था कि भाई सीधी सीधी बात है, ये वाला जो एरिया अंडर द ग्राफ है इसको अगर आप फाइंड आउट करें तो एरिया इज इक्वल टू, भाई क्या बन रही है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू विड्थ या बेस इंटू हाइट कह ले, जैसे मर्जी कह ले। तो इधर क्या है एफ, और पहले लिख ले लेंथ इंटू विड्थ या बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा एफ मल्टीप्लाई डी, तो एफ मल्टीप्लाई डी क्या है वर्क, तो इसका मतलब यहाँ पे जो एरिया है वो क्या आ रहा है वर्क के इक्वल आ रहा है। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्क की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अच्छा जी, अब डियर स्टूडेंट्स अगर आपके पास, अच्छा ये ग्राफ जो है ना इसमें फोर्स क्या है कांस्टेंट और दूसरे नंबर पे डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट फोर्स की ही डायरेक्शन में है, दोनों क्या है पैरेलल, ठीक है ना, और फोर्स कांस्टेंट है तब आपके पास ये ग्राफ है। अच्छा अगर ग्राफ आ जाए फोर्स कांस्टेंट लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना हो, तब डियर स्टूडेंट्स फिर याद रखिएगा तब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ही आएगी, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट रहेगा, वाई एक्सिस के अलोंग डियर स्टूडेंट्स आपके पास क्या रहेगा एफ कोस थीटा रहेगा, ठीक। अब इस केस में फोर्स तो कांस्टेंट है लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, सही है ना, उसमें डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में थी, क्लियर। अब इसी तरह से अगर ये एक ग्राफ आ जाए इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, इसका एरिया निकालना है हो तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपने तरीका वही याद रखना है ये वाला कि देखें अब ये क्या बन रही है एक ट्रायंगल बन रही है एरिया अंडर दिस ग्राफ। तो ट्रायंगल का एरिया अगर कैलकुलेट करना हो तो बेटे फिर आपको याद है ना हाफ लेंथ इनटू विड्थ, सही। तो अब हाफ एफ वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है डी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से कोई भी ग्राफ आता है तो आप इजीली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं इधर क्या है एफ डी, इधर क्या है एफ डी, तो भाई इस ग्राफ में या एफ डी ग्राफ जो है इसका स्लोप हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, किस चीज़ के इक्वल आता है। एफ डी ग्राफ का स्लोप किसके इक्वल आता है ये आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर याद रखिएगा स्लोप क्या होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो वाई एक्सिस के लॉन्ग क्या है फोर्स, एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स फिर यहाँ पे देखें एफ अलॉन्ग वाई एक्सिस है ना डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है डी। तो एफ ओवर डी किसके इक्वल होगा, फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट का क्या है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर किस चीज का यूनिट होता है जरा गौर करें याद करें, तो वही आपका पास स्लोप होगा। डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा, टाइम आपका क्योंकि वेस्ट नहीं करते हम लोग, आपको याद है ना एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो यहाँ से के को कैलकुलेट करें, के इज इक्वल टू एफ ओवर एक्स, एफ का न्यूटन एक्स का पर मीटर, तो न्यूटन पर मीटर इसी चीज के बराबर है ना। तो इसका मतलब ये किसके इक्वल आ रहा है के इक्वल आ रहा है, और के क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो फिर मैं कह सकता हूँ ना कि यहाँ पे जो स्लोप है इस ग्राफ का स्लोप वो है एफ ओवर डी के इक्वल, और एफ ओवर डी किसके इक्वल आ रहा है के इक्वल आ रहा है, स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब एफ डी ग्राफ का जो स्लोप है वो स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल है, या फिर यहाँ पे आप दूसरे नंबर पे सरफेस टेंशन भी कह सकते हैं। क्लियर है जी, आगे चलते हैं जी नंबर 2 पे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को भी आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है, हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, जस्ट इसके ग्राफ को डिस्कस करेंगे। हाँ हिंट के तौर पे हम इसकी इक्वेशन याद रख सकते हैं, और थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि आपके पास इस तरह से एक कर्व थी ए बी, ठीक। ए बी कर्व का आपको टोटल वर्क चाहिए था, तो हमारे पास कोई ऐसा फार्मूला है नहीं कि हम इस कर्व के ए पी पाथ पे वो फार्मूला अप्लाई करें और टोटल वर्क हमें मिल जाए। तो हमने क्या किया था, हमने इस पूरी कर्व को स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया था।
छोटे छोटे इंटरवल बनाए थे, फिर हर एक पैच के अंदर फोर्स की वैल्यू को कांस्टेंट कंसीडर किया था। इतने छोटे पैच बनाने के उसमें फोर्स की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एक पैच की दूसरे पैच से फोर्स की वैल्यू डिफरेंट है। ए टू बी पाथ पे फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, लेकिन हर एक स्मॉल पैच में फोर्स की वैल्यू क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है। अच्छा क्यों स्मॉल पैच क्यों बनाए, फोर्स की वैल्यू क्यों कांस्टेंट रखनी है? वो इसीलिए कि हमने डिफरेंस यहां से ए बी पाथ का टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, और टोटल वर्क को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला हमें यूज करना पड़ता है वो फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा। और ये फार्मूला तो आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब फोर्स की वैल्यू क्या रहे, कांस्टेंट। जब फोर्स कांस्टेंट अप्लाई हो रही होगी तब ये दोनों रिलेशन आप वर्क के यूज कर सकते हैं। तो यहां पे ए टू बी पाथ पे अगर हम वो फार्मूला लगाएं तो वो तो अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ए टू बी पूरे पाथ पे फोर्स क्या है, वेरिएबल, तो फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसीलिए हमने स्मॉल पैच बनाए, फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट रखी, तब आप वो वाला फार्मूला हर पैच पे अप्लाई करके फिर सारों को सम करके आप टोटल वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ आई? तो अब डियर स्टूडेंट्स इस सारे का जो सम अप करके आपको वर्क मिलता है वो कुछ इस तरह से मिलता है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से n एफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा आई। आई की जगह कोई भी आप वैल्यू पुट करेंगे, नंबर पुट करेंगे, वो वाली उस पैच की वैल्यू आपको मिल जाएगी वर्क की। तो अब इसमें जो ग्राफ आपने याद रखना है वो आपके पास क्या है, इस तरह का एक कर्व ग्राफ है जिसको आप देख सकते हैं कि अलॉन्ग वाई एक्सिस एफ कॉस थीटा और ये लॉन्ग एक्स एक्सिस क्या है डी। तो ये आपका पास पहला पैच है, तो इसका मतलब ये क्या है डेल्टा D1। यहाँ पे फोर्स क्या है F1 कोस थीटा 1। इसी तरह ये क्या है डेल्टा D2, फोर्स क्या रहेगी F2 कोस थीटा 2। ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं। इतने छोटे पैच बनाए कि ये सारे का सारा आपके पास है फ्लैट सरफेस बन जाए, ठीक है ना। तो फिर इस तरह से आपने वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स में कर्व ग्राफ याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जी वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें भी कुछ एक दो पॉइंट्स समझ लें, वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने याद रखने हैं। इसमें भी कोई डेरिवेशन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको याद होगा कि इस टॉपिक में आपके पास इस तरह के 3 पाथ थे, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 1, ठीक है ना। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो अगर आप ए टू बी पाथ 1 को फॉलो करें तो आपके पास वर्क आया था। वो वर्क किसके इक्वल था? देखें, अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट ये है और फोर्स या वेट क्या है डाउनवर्ड, दोनों के बिटवीन एंगल क्या है 90। तो इस साइड का तो वर्क हो जाएगा 0 क्योंकि एंगल 90 है ना। अच्छा इस साइड पे देखें, फोर्स क्या है डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है अपवर्ड, क्योंकि वेट डाउनवर्ड है ना। तो ये आ गया वेट इज इक्वल टू एफ और एफ इज इक्वल टू एम जी, सही है ना। अब यहाँ पे एंगल कितना है 180, तो cos 180 माइनस का 1, माइनस को एफ डी से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा माइनस का एफ डी और माइनस वैसे एफ की जगह डब्ल्यू की जगह एम जी, तो ये बन गया एम जी और डी क्या है एच की इक्वल, क्योंकि ये सारी आपके पास हाइट क्या है एच है, तो ये आ गया एच। देखें आपके पास ए टू बी पाथ 1 को अगर फॉलो करें तो वर्क क्या आता है माइनस का एम जी एच, तो वर्क इज इक्वल टू माइनस का एम जी एच। इसी तरह डिस्टेंस अगर पाथ 2 को फॉलो करें तब भी आपके पास वर्क क्या आया था माइनस का एम जी एच, याद है ना। पाथ 3 को फॉलो करें तो आपको इस तरह से पहले स्मॉल पैचेस बनाने पड़ेंगे, फिर आपके पास जाके टोटल वर्क आएगा, और वो जो टोटल वर्क होगा वो भी आपके पास क्या आया था माइनस का एम जी एच। ये आपको अच्छे से याद है। तो हमने ये देखा कि भाई वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड में यानी कि अंडर ग्रेविटी पाथ 1 को फॉलो करें, पाथ 2 को फॉलो करें या पाथ 3 को फॉलो करें, वर्क हमारे पास क्या आता है सेम आता है। तो फिर यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया क्या कि भाई वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोइंग, ठीक है जी। यानी कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, हाँ वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। वर्क डन जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर यहां से बेटे क्या बात याद रखी कि अंडर ग्रेविटी, अब ग्रेविटेशनल फील्ड की बात हो रही है, चाहे फोर्स कह लें
तो ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो आपने बुक से पैराग्राफ में एक छोटा सा टेबल दिया गया है साइड इन्फॉर्मेशन में, तो वो साइड पे जो टेबल है उसको याद रखना है, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी है, इलास्टिक स्प्रिंग वाली फोर्स भी है। तो अंडर कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज पाथ में वर्क क्या रहता है, अब उस चीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बाय ग्रेविटेशनल फील्ड वर्क डन इन अ क्लोज्ड पाथ, देखते हैं जी क्या रहता है। तो यहां पे देखते हैं, ये वैसे आपने प्रूफ किया हुआ है, देखें A to B, B to C, C to D, D to A। पहले इस साइड की बात करें तो ये डिस्प्लेसमेंट, ये वेट, एंगल 90, वर्क इस साइड का 0। इस साइड की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, वेट डाउनवर्ड, एंगल 90, तो इसका मतलब रिजल्ट आएगा, वर्क आएगा माइनस का mgh। इस साइड का डिस्प्लेसमेंट इधर, वेट डाउनवर्ड, एंगल 90, कॉस 90, 0, आंसर सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस साइड की बात करें, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, वेट की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड, दोनों पैरेलल में एंगल 0, आंसर 1, तो इसका मतलब मैक्सिमम रिजल्ट आया mgh। अब एक mgh, ये प्लस क्या है, ये माइनस क्या है, इससे कैंसिल, आंसर क्या हो गया, सारा 0 हो गया। तो इसका मतलब अंडर कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज पाथ में जो आपका वर्क रहता है वो क्या रहता है, वो 0 रहता है। सही, तो ये 2 पॉइंट्स आपको मिल गए। अब आपने याद क्या रखना है कि अंडर कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज पाथ में वर्क क्या रहता है, 0। अंडर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्लोज पाथ का वर्क नॉन 0 रहता है, 0 नहीं रहता। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो आप बुक के साइड में टेबल जो दिया गया उसमें देखेंगे तो आपको नजर आ जाएंगे। नॉर्मल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस की फोर्स है, फ्रिक्शन है, उसके बाद आपके पास रॉकेट प्रोपल्जन वाली फोर्स है। तो ये सारे आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हैं, तो इनको आपने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ MCQs हैं, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट MCQ पे अगर आप गौर करें तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया गया, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि नेटवर्क किसके इक्वल होगा। ऑप्शंस यहाँ पे शो नहीं की, जब भी MCQ बन जाएगा तो ऑप्शंस गिवन होंगी। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने का मकसद ये है कि भाई इस तरह से MCQs आ सकते हैं। तो अगर यहाँ पे गौर करें तो ये आपके पास पॉजिटिव फोर्स और ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो ये हाफ पोर्शन आ रहा है ग्राफ का, और ये सेकंड नेगेटिव में आ रहा है हाफ। तो इसमें आपने टोटल नेटवर्क की वैल्यू बतानी है। तो डियर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल नहीं हो जाएगा क्योंकि वैल्यू सेम आ रही है ना। तो वो पॉजिटिव FD और ये नेगेटिव FD, तो FD से कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला पोर्शन जो है पॉजिटिव है और ये वाला पोर्शन क्या है, नेगेटिव, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि भाई नेटवर्क किसके इक्वल आ गया, 0। तो जो 0 की ऑप्शन होगी डियर स्टूडेंट्स वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, इसी से रिलेटेड अगर वैल्यूज़ दी जाए फिर आपने कैसे वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो ये सेकेंड MCQ की स्टेटमेंट पर गौर कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव 10 न्यूटन यानी कि अलॉन्ग वाई एक्सिस फोर्स दी गई है, और यहाँ पे क्या है माइनस का 10 न्यूटन, और अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तो ये ग्राफ दिया गया है और आपसे वही चीज़ दोबारा पूछी जा रही है कि भाई टोटल वर्क डन यानी कि नेट वर्क डन किसके इक्वल होगा। तो देखें यहाँ से आप रीड आउट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से इसको इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन एक दफ़ा आप दोनों तरीके देख लें कि अगर आप यहाँ से इस ग्राफ का वर्क डन निकालें, इसे हम दे देते हैं नाम जी 1 का या A का। तो ये आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट वर्क होता है। तो फोर्स क्या है, अलॉन्ग वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ से यहाँ तक 1 और 2 के बीच में क्या आ रहा है, 1। तो FD है फोर्स 10 मल्टीप्लाई 1, तो आंसर क्या आएगा, 10। तो मैं लिख सकता हूँ ना 10, लो जी, प्लस सेकेंड एरिया की बात करते हैं, ये वाला। अब इसकी बात करते हैं, देखें फोर्स हमारे पास क्या है, माइनस का 10, डिस्प्लेसमेंट क्या है, 2 से 3 के बीच में क्या आ रहा है, 1। तो इसका मतलब माइनस के 10 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, माइनस का 10। लो जी, प्लस अब इस वाले एरिया की बात करते हैं। तो इसका अगर आपको वर्क चाहिए, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू कितनी आ रही है, 10। यहाँ से यहाँ तक 3 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, 1। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 1। तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या आएगा, 10। अब देखें माइनस का 10 प्लस के 10 से कैंसल, तो वर्क डन जो टोटल आएगा वो हमारे पास कितना आएगा, 10 जॉल। तो ये वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी होगी। अब इस तरह से देखें डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ना, कि ये वाली साइड इससे कैंसल, पीछे सिर्फ ये बच गया।
तब इसमें देखें एफ कितना है 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है 1, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10 नहीं आता है। ठीक है, तो जिस तरह आपको आसान लगे वैसे आप कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और एमसीक्यू है, बुक में इसी चैप्टर में एग्जांपल भी दी गई है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखें कि अगर इस तरह का आपके पास ग्राफ आ जाए, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या है फोर्स, अलॉन्ग एक्सिस किस क्या है डिस्प्लेसमेंट, ये आपके पास ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स ये वाला। अब आप यहाँ से भी वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारे वर्क डन के हैं। तो अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करने हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल वर्क डन, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें एरिया अंडर द ग्राफ आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देता है, वर्क की। अभी हम प्रीवियस स्लाइड में देख के आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर लें। तो बच्चे क्या करते हैं, पहले देखें यहाँ पे ये क्या आ रही है रेक्टेंगल, जो आपको बेसिकली स्क्वायर नज़र आ रहा है, ठीक है आपकी मर्जी है। तो रेक्टेंगल का एरिया आप फाइंड आउट कर लें प्लस ट्राइंगल का, फिर दोनों को ऐड करें, आपके पास टोटल एरिया आ जाएगा और वो वर्क होगा। ऐसी है ना। अच्छा, इसके अलावा आप डायरेक्ट करना चाहें तो ये क्या बन रही है, ट्रेपजियम बन रही है। तो ट्रेपजियम का एरिया क्या होता है, हाफ लेंथ इनटू विड्थ या बेस इनटू हाइट। तो डायरेक्ट ये वाला फार्मूला अप्लाई करें तब भी आपकी मर्जी है, लेकिन लेंथ में फिर दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, पैरेलल साइड्स, ये वाली प्लस ये वाली, हाइट तो वही रहेगी ना 4। ठीक है, तो ये आप इसमें पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप अलग अलग करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। क्या देखें, एरिया इज इक्वल टू, पहले रेक्टेंगल है ना तो वो क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। भाई लेंथ कितनी है, बेस इंटू हाइट भी कह सकते हैं, जैसे मर्जी आसान से आसान बोल लें। यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और ये क्या है 4, तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस आगे क्या है ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया निकाल लें जी, ये आपके पास ट्राइंगल है, तो वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, कितनी है जी 4 मल्टीप्लाई 4 और 6 के बीच में क्या आ रहा है 2, तो ये आ गया 2। अब देखें 4 को 4 से 16 प्लस 4 2 द 8, 8 को 2 पे 2 4 द 8, तो 4 आ जाएगा। ठीक है ना, देखें 4 2 द 8 हो जाएगा ना, तो 2 4 द 8, तो 4 आ जाएगा। तो 16 प्लस 4 कितना होता है जी 20। तो अब ये आपके पास क्या आ गया, वर्क आ गया। यहाँ पे आप पुटिंग करना चाहें तब भी ठीक है, सही है ना। तो जिस तरह से आपको आसान लगे, तो ये एक एमसीक्यू था। उसके बाद देखते हैं जी नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यू है, डिस्प्लेसमेंट दिया गया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, फोर्स दी गई अलॉन्ग वाई एक्सिस, और आपके पास एक क्लोज लूप है, पाथ है। इसका पूछ रहा है जी वर्क किसके इक्वल आएगा, यानी कि इस क्लोज पाथ का वर्क क्या होगा। तो डिफरेंट ऑप्शंस होंगी, लेकिन आपने याद रखना है कि अगर यहाँ पे देखें इस पॉइंट से स्टार्ट करें, चाहे इस पॉइंट से, जो मर्जी पॉइंट एक रख लें, वहीं पे दोबारा आप आगे एंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्लोज पाथ है। तो क्लोज पाथ का वर्क अभी आपको हम पढ़ा के आ रहे हैं, क्या होगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्योंकि चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं क्योंकि पोजीशन में चेंज ही नहीं आ रहा, क्लोज पाथ है ना। यहाँ से स्टार्ट करोगे दोबारा यहीं पे वापसी आ जाओगे, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है 0। तो भाई अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा डी 0, 0 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो इस केस में वर्क क्या हो जाएगा 0। तो आप 0 वाली ऑप्शन डे स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं बनाई, सिर्फ आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें जी, ये भी अभी हम प्रीवियस स्लाइड में करके आए हैं, जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड का टॉपिक था, वहीं से हमने एक एमसीक्यू यहाँ पे तैयार किया। देखें अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगी। फॉर एग्जांपल अल्फा ऑप्शन आपके पास हो सकती है वर्क ए जो है वो ग्रेटर है वर्क बी से, वर्क बी जो है वो ग्रेटर है वर्क सी से इस केस में। इसी तरह बीटा ऑप्शन हो सकती है, कुछ भी चार्ली ऑप्शन हो सकती है, वर्क ए बराबर है वर्क बी के, वर्क बी बराबर है वर्क सी के। इसी तरह फिर डेल्टा ऑप्शन हो सकती है कि वर्क ए जो है वो तो ग्रेटर है वर्क बी से और वर्क बी जो है वो इक्वल है वर्क सी के। मतलब कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। ठीक है ना, जैसे समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो अब आपने यहाँ पे गौर करना है, एफ डी ग्राफ है, तो अगर आप पहले देखें ए वाले पाथ को, तो 1 ये इनिशियल स्टेट है और ये क्या है फाइनल स्टेट। 1 और 2 आपकी स्टेट्स हैं बेसिकली, इनिशियल और फाइनल। तो इस पाथ ए से आपने 2 पे पहुंचना है, यहाँ का वर्क आपके पास क्या होगा WA। अच्छा, इसी तरह बी वाले का क्या होगा वर्क WB। इसी तरह सी वाले का क्या होगा वर्क WC।
अब आपने डियर स्टूडेंट्स अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड के टॉपिक में जो वर्क डन है वो पाथ पे तो डिपेंड ही नहीं करता, चाहे आप ये वाला पाथ फॉलो करें चाहे ये वाला, वर्क डन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब वर्क डन तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है। तो फिर कौन सी ऑप्शन बनेगी भाई, तीनों का वर्क सेम होगा, तो फिर हम कह सकते हैं कि वर्क ए इज इक्वल टू वर्क बी इज इक्वल टू वर्क सी। तो जो ये वाली ऑप्शन होगी वो डियर स्टूडेंट्स आप सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से ये भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। तो टॉपिक से रिलेटेड आपने सिर्फ एमसीक्यूज देखने हैं यहाँ पे, अदरवाइज जब हम आपको एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट करवाएंगे तब आपको और भी एमसीक्यूज बताएंगे। सिर्फ ये टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रैक्टिस के तौर पे बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एमसीक्यू है, आपको अगर याद हो 4.3 न्यूमेरिकल, जिसके अंदर वो आपसे कह रहा था कि 10 आपके पास ब्रिक्स हैं, ईंट हैं। ठीक है, एक के ऊपर दूसरी ईंट रखी, दूसरी के ऊपर तीसरी, तीसरी के ऊपर चौथी, चौथी के ऊपर पांचवी ईंट रखी, फिर आपने इस तरह से 10 ईंटों का वर्क डन कैलकुलेट किया था, याद है ना। तो आपने फार्मूले लगाए थे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, फिर उसका mgh के साथ मल्टीप्लाई किया था, आपके पास एक आंसर आया था। मतलब 1-2 मिनट लगे थे आपको। ठीक है, अब हमारे पास इसी तरह से ये एमसीक्यूज में पूछा जाए कि भी फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो 5 ईंट्स हैं, एक के ऊपर दूसरी रखी, दूसरी के ऊपर तीसरी रखी, तीसरी के ऊपर चौथी रखी, चौथी के ऊपर पांचवी रखी, तो बताएं आपके पास वर्क क्या होगा। तो टोटल हमारे पास कितनी ब्रिक्स है, 5, तो आपने वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब हर ईंट का जो मैस है वो m है और उस पर जो ग्रेविटी एक्ट कर रही है वो g है और उसकी हाइट क्या है, h। सपोज करें, हमें वैल्यू भी दे सकता है वो, मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, एक के ऊपर दूसरी रखेंगे, इसका मतलब वर्क ही है ना, तो आप सारों को फिर 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करने बैठ जाएंगे। ये तो चलो 5 तक आसान है काउंट करना, इस तरह टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल कह देता है 70 ब्रिक्स हैं या आपके पास 80 है, 90 है, फिर बच्चे हिसाब लगाने बैठ जाते हैं ना, 1 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, इस तरह से फिर ऐड करने में थोड़ा सा आपको मसला हो सकता है। तो आप क्या करें, इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद रखें, क्या कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं 5 ब्रिक्स की बात करता हूँ, तो आपने डियर स्टूडेंट्स जो भी जितनी भी ब्रिक्स कहे वो आपके पास नंबर बताएगा, वो n होगा। तो फिर फार्मूला ये याद रखना है, n × n - 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई mgh। ठीक, हर ईंट का मैस m है और हाइट क्या है h, g उस पर एक्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर 5 ईंटें हैं, ठीक है ना, इसके अलावा भी वो n कोई भी वैल्यू दे सकता है। अब आपके लिए आसान हो जाएगा, 5 है तो 5 × 5 - 1 4 डिवाइडेड बाय 2 mgh। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास 5 4 था 20 20 डिवाइडेड बाय 2 10, तो 10 mgh, तो ये वाली ऑप्शन हो जाएगी। तो इस तरह आप कम टाइम में जल्दी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक एमसीक्यू याद रखिएगा। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट एमसीक्यू है कि अगर डियर स्टूडेंट्स कंडीशन, मैंने पहले ही बताया है कि आपने कंडीशन पे गौर करना है कि किस फोर्स की वजह से वर्क बताना है। अब देखें, एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, सपोज करें आप खुद हैं, आप क्या कर रहे हैं जी, एक वेट को लिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस वेट को आपने लिफ्ट करना है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप इस वेट को लिफ्ट करेंगे तब वर्क होगा कि नहीं होगा, किसके इक्वल होगा, ये भी पूछा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जब आप इस वेट को उठा के इस कंडीशन में ठहरे होंगे, यानी कि पकड़ के ठहरे होंगे, ऊपर नीचे नहीं कर रहे, ना खुद बैठ रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आपने वेट उठाया, अब आप यहाँ पे उसको होल्ड करके ठहरे हैं ऐसे। अब आप बताएं इस कंडीशन में वर्क होगा कि नहीं होगा। इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है, याद है कि नहीं, कि एक आपके पास कार है, उसका इंजन स्टार्ट है लेकिन वो मूव नहीं कर रही, उसमें एक बंदा भी बैठा है, और दूसरा एक बाहर ग्रॉसरीज मार्केट में एक बंदा बैग लेके ठहरा है और वो अपने दोस्तों से बातें कर रहा है, बताओ वर्क है कि नहीं है। ये क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में। तो ये वही वाली कंडीशन है कि देखिए आप वो इसको पकड़ के ठहरा है, तो इस कंडीशन में बताएं कि वर्क है कि नहीं है। तो जो कंडीशन दे उसके हिसाब से बताना है। जब वो पकड़ के ठहरा है तब वर्क होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। तो इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो तो फिर वर्क क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब इस होल्डिंग कंडीशन में जो वर्क होगा वो आपके पास क्या होगा, जीरो। अच्छा, जब उसको लिफ्ट करेगा तब वर्क होगा। क्यों? क्योंकि देखें, जैसे इसको उठा के ऊपर आएगा, ऐसे उठा के ऊपर आ रहा होगा, तब की बात कर रहा हूं, तब तो इसका मतलब हाइट में क्या आ रहा है, चेंज।
तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज। तो जो इसका वर्क होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा ना। बात समझ नहीं आई, ठीक। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल वर्क होगा ना, तो इसका मतलब वर्क है, और उसको आप लिख सकते हैं mgh। तो h में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क होगा। तो सिर्फ बताने का मकसद ये था कि वो कोई भी डायाग्राम बना के वो इस तरह की कंडीशन में से कोई कंडीशन अप्लाई करके एमसीक्यू पूछेगा। तो आपने फट से आंसर नहीं देना, पहले देखना है कि भाई कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेक्चर नंबर 1 की डिस्कशन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।